तो हेलो गाइस, शुरुआत करते हैं आज हमारे नए वीडियो की, जिसमें हम देखने जा रहे हैं ऑल टेट एग्ज़ाम टीचिंग मेथड, जिसमें हम पहली विधि देखने जा रहे हैं। हमने पिछली क्लास में देखा था समस्याएं जो शिक्षण विधियों में आने वाली है। उसके पहले देखा था परियोजना विधि मीन्स प्रोजेक्टिव मेथड। ओके, अब देखने जा रहे हैं हम पहला जो विज्ञान शिक्षण में भी काम आता है। विज्ञान शिक्षण के पहली विधि बोलते हैं इसको, व्याख्यान विधि, लेक्चर मेथड। तो इसको हम देख लेते हैं, विस्तार से पढ़ते हैं। ठीक है, तो लेक्चर मेथड है हमारा, इसको स्टार्ट करते हैं। व्याख्यान विधि बोलते हैं इसको हिंदी में। व्याख्यान विधि शिक्षण की प्राचीन विधियों में से एक विधि है। क्योंकि प्रारंभ में लेखन सामग्री उपलब्ध नहीं थी, इसलिए शिक्षण का कार्य मौखिक रूप से किया जाता था। मैं आपको समझाता हूँ। प्राचीन काल में शिक्षण का कार्य मौखिक रूप से ही होता था। ओनली उस पर सुनने में ध्यान दिया जाता था, लिखित कुछ भी चीज़ नहीं होती थी, ऐसा बता रहे हैं अभी तक। इस विधि में शिक्षक विषय वस्तु को नियमित रूप से मौखिक अभिव्यक्ति में व्यक्त करता है, इसलिए इस विधि को भाषण विधि कहते हैं। शिक्षक इसमें क्या करता है, विषय वस्तु को, जो भी मैं अगर आपको पढ़ा रहा हूँ तो इसमें ओनली मैं मौखिक रूप से आपको बताऊँगा, ना कि लिख कर। जैसे टाइप हो रखा है पीपीटी पर, तो इसको नहीं करके ओनली मैं मौखिक रूप से आपको समझाऊँगा। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको भाषण विधि बोलते हैं, इसको व्याख्यान विधि बोलते हैं, इसको लेक्चर मेथड बोलते हैं। आगे देखते हैं। प्राय इस विधि में शिक्षक की भूमिका होती है और बालक श्रोता या दर्शक के रूप में निष्क्रिय रहता है। मतलब ये जो विधि होती है, व्याख्यान विधि, जो लेक्चर मेथड हमारा है, इसमें शिक्षक की भूमिका अधिक होती है और जो बच्चा होता है, श्रोता होता है, दर्शक होता है, उसकी भूमिका नगण्य, निष्क्रिय रहती है। ठीक है, इसलिए यह विधि एक तरफा शिक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, इसको ऐसा बोल सकते हैं। इसलिए यह विधि शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधि है। मतलब मनोवैज्ञानिक नहीं है, शिक्षक केंद्रित है, बाल केंद्रित नहीं है, ऐसा। इसके जो सोपान है व्याख्यान विधि के, हमने 3 सोपान देखे हैं व्याख्यान विधि के। पहला है तैयारी, शिक्षण की तैयारी, व्यवस्थित करना, व्यवस्था करना। इसको हिंदी में बोलते हैं नियोजन। ठीक है, उसके बाद दूसरी जो है सोपान, वह है शिक्षण के विषय की व्याख्या करना। इसको बोलते हैं निर्गमन। क्या बोलते हैं, निर्गमन। इसको क्रियान्वयन भी बोलते हैं। तीसरा है बालकों द्वारा सारांश, आवृत्तिकरण या गृह कार्य। देखो, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, सोपान का मतलब होता है कि आप स्टेप बाय स्टेप कैसे क्या करते हो, व्याख्या विधि को कैसे आप अप्लाई करोगे किसी क्लासरूम में, किसी कक्षा में। तो पहले आपको करना पड़ेगा नियोजन, फिर निर्गमन, फिर उसके बाद गृह कार्य दोगे आप। तो आपको ऐसे समझने में आसानी होएगी। आगे देखते हैं अगली स्लाइड में क्या है। अब हम देखेंगे व्याख्यान विधि के गुण। क्या देखेंगे, व्याख्यान विधि के गुण। ठीक है, व्याख्यान विधि के गुण में पहला गुण है, यह विधि उच्च कक्षाओं के लिए अधिक उपयोगी है। बिकॉज आप देख पा रहे हैं ये शिक्षक केंद्रित विधि है। इसमें बच्चे का जो माइंड होता है निष्क्रिय रहता है, बच्चा निष्क्रिय रहता है। तो ये कौन सी हो जाएगी, उच्च कक्षा की। क्योंकि अगर निम्न कक्षा की होती तो बच्चे को सक्रिय रखना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता, ऐसा। तो पहला पॉइंट क्लियर है कि यह उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी है। दूसरा पॉइंट है, यह विधि कम समय में स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल विधि है। यह कम समय में भी आपको ज़्यादा समझा सकती है, क्योंकि व्याख्या कर रहे हैं, ना तो लिख रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं, और काम हो ही नहीं रहा है। तो इसमें टाइम कम लगेगा और स्थानीय परिस्थितियों में अनुकूल है। किसी अगर परिस्थिति, जैसे कोई हमारे पास लिखने का साधन नहीं है, जैसे अभी ये मार्कर नहीं चल पा रहा है, कुछ बात हो गई है, तो मैं आपको सीधा बोल के समझा सकता हूँ। तो ये इसमें सहायता प्रदान करती है, अनुकूल विधि होती है मौखिक विधि के रूप में। तीसरा पॉइंट है, यह विधि कभी भी, कुछ भी और सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। इस विधि में क्या होता है, जैसे कभी भी, कभी और कहीं भी सीखने पर, सीखने के सिद्धांत पर। जैसे यह विधि कहीं भी और कभी भी सीखने में सिद्धांत पर कार्य करती है। जैसे आप रोड पे चल रहे हो और मेरे से मुलाकात हो गई, आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, तो आप सीधा पूछ सकते हो। तो वो कहीं भी कभी भी पूछ सकते हो ना, इसलिए यह मौखिक विधि वहाँ पे यूज़ हो जाती है। आगे देखते हैं। इस विधि के द्वारा किसी नवीन प्रकरण, विषय का परिचय या प्रारंभ प्रभावी रूप से किया जाता है। इस विधि के द्वारा नए चैप्टर, नए सब्जेक्ट का परिचय या प्रारंभ प्रभावी रूप से किया जा सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये वेरी मोस्ट पॉइंट लगा देना। ठीक है,
आगे देखते हैं अगली स्लाइड पे क्या है। तो इस विधि के द्वारा कम समय में अधिक ज्ञान प्रदान किया जाता है। कम समय में अधिक ज्ञान मिल रहा है क्योंकि आपको समय की बचत हो रही है, समय की बचत होती है और अधिक पाठ्यक्रम कम समय में पूर्ण और सरल पर पूर्ण होता है। मतलब ये कम समय में पूर्ण करने में मदद मिलती है, इसका मतलब ये समझिएगा। ओके, अगला है, यह विधि बालकों में श्रवण व एकाग्रता के गुणों का विकास करती है। अगर मैं आपको ओनली बोलकर समझा रहा हूँ, लिखकर नहीं समझा रहा हूँ, तो आपके सुनने के इंद्री पर, मतलब सुनने की जो इंद्रियाँ होती है कान पर, उस पर कौन सा अच्छा प्रभाव पड़ेगा, उसका विकास होगा, आपकी एकाग्रता बढ़ जाएगी। क्योंकि अगर कुछ बोलकर अगर पीछे वापस बोल नहीं रहा हूँ तो आपको समझ में कैसे आएगा अगर एकाग्र नहीं रहोगे तो। इसलिए एकाग्रता आपकी बढ़ेगी इससे, इसलिए एकाग्रता का विकास होएगा। आगे देखते हैं इसके अवगुण क्या क्या हैं। व्याख्यान विधि के अवगुण। यह विधि तभी उपयोगी है जब शिक्षक प्रभावी वक्ता हो। यह विधि तभी उपयोगी है जब शिक्षक प्रभावी वक्ता हो। अब देखिए, अब आपका शिक्षक तो हकलाने वाला मिल जाता है, अब आपका शिक्षक अच्छे से हिंदी नहीं बोल पाता है, अब आपका शिक्षक आपसे तालमेल नहीं बिठा पाता है, तो आपकी ये विधि उपयोगी नहीं रहेगी। ठीक है, ये बोलना चाहता है पॉइंट। अगला पॉइंट है हमारे बीच में, यह विधि बालक केंद्रित नहीं है, इसलिए सभी अप्रतिभाशाली भी नीरस अनुभव करते हैं। देखो, यह विधि शिक्षक केंद्रित है ना, इसलिए यह जो बालक होता है अगर वह अप्रतिभाशाली है, बालिक भी नीरस अनुभव करने लगता है। ओके, इस विधि में बालक निष्क्रिय रहता है, बालक करके नहीं सीखता, इसलिए प्राप्त ज्ञान स्थायी नहीं रहता तथा रटने पर बल देता है। देखो, इसमें बालक निष्क्रिय रहता है, यहाँ तक क्लियर है पॉइंट। उसके बाद बालक करके नहीं सीख रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, बालक बैठा हुआ है, निष्क्रिय बैठा हुआ है, मैं समझा रहा हूँ, टीचर समझा रहा है, शिक्षक समझा रहा है, वो ओनली सुन रहा है ना। इसलिए प्राप्त ज्ञान स्थायी नहीं रहता है, क्योंकि अगर उसने सुना, अगर एकाग्र नहीं है बच्चा तो माइंड में से आउट है बातें तो गई। उसके बाद ये रटने पर बल देता है। देखो, मैंने अगर उसको कुछ बोला बच्चे को और अगर उसने सुना नहीं तो वो रटेगा उस बात को बाद में, या फिर उसी टाइम पर अगर उसने सुन भी लिया तो रटने की कोशिश करेगा, ना कि समझने की। यह विधि का प्रयोग प्रभावी शिक्षकों के द्वारा प्रभावी ढंग से नहीं किया जाता, क्योंकि जिनका व्यक्तित्व प्रभावी नहीं होता वे इस विधि का प्रभावी रूप से प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ओके, इस विधि में विचारण की संभावना अधिक रहती है, विचार करने की संभावना इस विधि में अधिक रहती है। आगे देखते हैं, यह विधि सभी विषयों के लिए समान रूप से उपयोगी नहीं है। अब यह विधि सब विषयों के लिए समान रूप से उपयोगी नहीं है, इसलिए क्योंकि आप इसको हिंदी में यूज़ कर सकते हो, इसको सामाजिक अध्ययन में यूज़ कर सकते हो, बट इसको मैथ में कैसे यूज़ करोगे, सही नहीं है। इसको साइंस में कैसे यूज़ करोगे, नहीं कर सकते हो भाई। तो इसलिए समान रूप से सभी विषयों में उपयोगी नहीं है। ओके, अब इसके जो संबंधित सुझाव है उसको हम देख लेते हैं। पहला सुझाव जो हमारे बीच में है, व्याख्यान विधि के प्रयोग के समय महत्वपूर्ण तथ्यों, बिंदुओं, शब्दों को श्यामपट्ट पर अंकित करना चाहिए। जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ a+b², ठीक है, तो इसको मैंने आपको लिखा है, आगे जो इसका आंसर रहेगा वो मैं आपको लिख के बताऊँगा। तो हम देख रहे थे बालकों को जिन्हें लिखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अगला पॉइंट है, कक्षा में बालकों को सक्रिय बनाए रखने के लिए प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग करना चाहिए। अब देखो, बालकों को अगर सक्रिय बनाए रखना है तो उनसे प्रश्न करने ज़रूरी है। अगर मैं हिंदी का कोई टॉपिक समझा रहा हूँ, उनको सामाजिक अध्ययन का कोई टॉपिक समझा रहा हूँ, अब समझा कैसे रहा हूँ, व्याख्यान विधि से, तो उनसे हैंड टू हैंड अगर प्रश्न करता जा रहा हूँ तो बच्चों को क्या माइंड में कॉन्सेप्ट बनता जाएगा, धीरे धीरे उससे क्लियर होता जाएगा। तो ये एक अपने पास पर्सपेक्टिव हो सकता है कि हम उसको समझा सकें बालक को। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में हम देख सकते हैं, व्याख्यान के अवगुणों को दूर करने के लिए प्रदर्शन विधि का उपयोग करना चाहिए। इसको प्रदर्शन विधि को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, नोट देख लेते हैं। नोट जो है प्रदर्शन विधि से संबंधित है। प्रदर्शन विधि में किसी अमूर्त या अप्रत्यक्ष रूप से प्रदर्शित न होने वाली वस्तु या आकृति को विभिन्न प्रकार की सहायक सामग्री के माध्यम से कक्षा में प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड उसको हम देखेंगे। इस पे मैंने लिखा है आपके लिए कि आप वीडियो को लाइक देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपना प्यार वीडियो पे ज़रूर दिखाओ, कमेंट में अच्छी अच्छी बातें लिखो, कमेंट में नेक्स्ट टॉपिक आपकी तरफ से क्या आना चाहिए
वो बता दो, अपने दोस्तों में वीडियो शेयर कर दो। थैंक यू।